Good afternoon students. स्टूडेंट्स, अबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैव संसाधनों के ओशन रिसोर्सेज के पार्ट्स वीडियो में ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ओशंस का क्या उपयोग है, ओशंस हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं, ओशंस कितने प्रकार के हैं, कितने बड़े ओशंस हैं, विश्व के सबसे बड़े ओशंस कौन से हैं, उनके बाद उनकी क्या सीरीज़ है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ओशंस के अलावा हमें वाटर्स के जो एज रिसोर्सेज वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, कितनी मात्रा में मिलते हैं, ये सारे हमने बेसिकली डिस्कस किए थे। और कल के लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था वो था ओशन का यूसेज ओवर द क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि जलवायु के नियंत्रक के रूप में महासागर किस प्रकार से उपयोगी हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो कल वाले टॉपिक का ही कंटिन्यू पार्ट है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस ड्रॉप किया था वो था ओशन एज फूड रिसोर्सेज, यानी ओशन और फूड रिसोर्सेज यानी महासागरों का जल के हमारे खाद्य संसाधनों के रूप में किस प्रकार से उपयोगी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी पर निवास करने वाली जनसंख्या के भरण पोषण के लिए मुख्य तौर पे हम खाद्यान्नों पर निर्भर करते हैं या खाद्य फसलों पर निर्भर करते हैं, परंतु निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि हम ध्यान में रखें तो हमें कभी ना कभी बहुत जल्दी अर्थ के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली या उत्पादित होने वाली फसलों को छोड़कर किस पर निर्भर होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं महासागरों पर, महासागरों से प्राप्त होने वाले खाद्य संसाधनों पर। और महासागरों से प्राप्त होने वाले खाद्य संसाधनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला खाद्य पदार्थ है वो है हमारा फिशरीज़ यानी कि मत्स्य। इस टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया था कि किस तरीके से महासागरों में फिशरीज़ की क्वांटिटी बढ़ती है, यानी किन कारणों से महासागरों में मत्स्य उत्पादन बढ़ता है। मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में जो मैंने ड्रॉप किया था वहाँ तक मैंने आपको बताया था कि महासागरों के अंदर जलधाराएँ जो हैं वो निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। ओशन करंट्स के निरंतर प्रवाहित होने के कारण जब दो ठंडी व गर्म, दो अलग अलग गुणों वाली जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से कोहरे का निर्माण होता है। कोहरा हम अमूमन जानते हैं क्योंकि जिन रूरल एरियाज़ के अंदर हम अमूमन आते जाते रहते हैं वहाँ पर हमें ये पता है कि सर्दियों के मौसम में कोहरा जो है वो काफ़ी कॉमन फिनोमिना है जो देखने को मिलता है। परंतु यही कॉमन फिनोमिना जब महासागरों पर बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्लैंकटन जो कि एक समुद्री जीव है, समुद्री पौधा है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, उत्पादित होता है। और प्लैंकटन जो है वो मत्स्य उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि प्लैंकटन मछलियों का सबसे पसंदीदा भोजन माना जाता है। जहाँ पर दो जलधाराएं मिलेंगी, कोहरा निर्मित होगा, प्लैंकटन बनेगा, प्लैंकटन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी, मछलियाँ बनेंगी, फिर उसकी मतलब उनको कैच किया जाएगा, पैक किया जाएगा और फिर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर या अपनी ही कंट्रीज़ के अंदर उन्हें यूज़ किया जाएगा। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। और कल मैंने आप लोगों को एक जो टॉपिक कल साथ के साथ बताया था वो था हमारा मेजर फिशरीज रीजन, यानी कि जो विश्व के 4 प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं जो हमने डिस्कस किए थे। और ये मैंने आपको नोट करवा दिया था सेम विद दिस, ये जो मैंने सीरीज़ में 1st, 2nd, 3rd एंड 4th लिखा है, विच मीन्स दिस इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला जो देश है वो है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन। कल मैंने आपको उसको हिंदी में उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय रीजन, देन उत्तर पश्चिमी अंध महासागरीय अटलांटिक जो ओशन है उसे हिंदी में अंध महासागर बोला जाता है, एंड देन नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक रीजन यानी कि उत्तर पूर्वी अंध महासागरीय, और फिर है चौथा नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन यानी कि उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। ये वो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा मत्स्य पैदा होती है, यानी सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और देशों के मामले में यदि बात करें तो वो सबसे बड़ा जो देश है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा मछलियाँ उत्पादित होती हैं, पकड़ी जाती हैं, वो कौन सा है, जापान, जो किस रीजन में है, नंबर 1 नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन। ये कई बार कंपटीशन के अंदर पूछ लिया जाता है बच्चों, तो इसको आप शॉर्ट नोट्स की तरह से एक अलग से एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं नोट कीजिएगा और इसको आगे के लिए संभालिए, ठीक है। सो अब आते हैं हम ओशंस का जो यूज़ है वो मिनरल्स के रूप में कैसे हैं, यानी हाउ ओशंस यूजेबल फॉर एज मिनरल रिसोर्सेज। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एक विस्तार है, उनका एक वर्गीकरण का एक चरण है। उसी वर्गीकरण के आधार पर मैं आपको बता दूं कि ओशंस में जो पाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं वो मेटेलिक व नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज में या मिनरल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मेटेलिक यानी कि धात्विक और नॉन मेटेलिक यानी अधात्विक।
इसको आप समझिए, धात्विक व अधात्विक क्या होते हैं। धात्विक खनिज वो सभी खनिज होते हैं जिनके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, यानी कि लोहे के अंश पाए जाते हैं, राइट। उसके अलावा अधात्विक खनिज वो सभी खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते, जैसे कि मैग्नीज। मैग्नीज के अंदर धातु का कोई अंश नहीं, तांबा है, तांबे के अंदर फिलहाल कोई इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो उसके अंदर धातु के कोई अंश नहीं है। सो ये है सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, मिनरल्स फाउंड सोलेबल कंडीशन इन वाटर, यानी कि नमक, मैग्नीशियम व ब्रोमाइन, ये तीन ऐसे खनिज हैं जो जल में घुलनशील हैं। सोल्यूएबल होता है जो जल में घुलनशील होते हैं, राइट। कंडीशन, सोल्यूएबल कंडीशन इन वाटर, जो बहुत आसानी से जल के अंदर घुली हुई मात्रा में, घुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा मेटालिक, नॉन मेटालिक, देन हमने देखा कि सोल्यूएबल यानी कि घुलनशील व अघुलनशील। जो घुलनशील हैं उसके अंदर नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ये जो हैं ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं जो मिनरल्स हैं, आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा, जो ओशन वाटर होता है यानी महासागरों का जल होता है वो सबसे ज़्यादा खारा होता है, उसे हम डायरेक्टली पी नहीं सकते। और उसके अंदर घुले हुए लवण यानी कि जो सोल्यूएबल उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उनके अंदर सोडियम जो हमारा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में घुला हुआ जो लवण उसके अंदर पाया जाता है महासागरीय वाटर में, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। सो ये इस तरह से मिनरल्स हैं जो वाटर में घुले होते हैं। आप लोगों ने दांडी मार्च का नाम सुना होगा। दांडी मार्च के अंदर नमक कानून तोड़ा गया था। सो नमक कानून तोड़ने का मतलब क्या था? नमक समुद्र से निकाला नहीं गया था। दांडी मार्च क्या है? समुद्र की जो लहरें होती हैं, एक तरह से धाराएं होती हैं, उस जल को तटवर्ती क्षेत्रों पर फैला दिया जाता है। सूर्य के संपर्क में आने से जो जल है वो तो वाष्पीकृत हो जाता है और धरती पर नमक जो है उसकी एक परत बिछ जाती है। इसी प्रोसेस से हम बेसिकली ब्रॉड लेवल पर मिनरल्स, नमक की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। सो अगला आता है ओशंस हैव एंडलेस सोर्स ऑफ पेट्रोलियम। क्योंकि देखिए अब आते हैं फिर एक नया कंसेप्ट है विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट और एज वेल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड विद 4 सेमेस्टर ज्योग्राफी स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ ओशन फ्लोर्स हमने डिस्कस किए थे। महासागरीय नीतल के 4 प्रकार होते हैं। और यदि मैं लैंड से ओशंस की तरफ जाऊं, यानी कि हमारी स्थल से महासागरों की तरफ अंदर बढ़ूं, अंदर की तरफ आगे बढ़ता हूं, तो सबसे पहले हमें जो एक तरह से प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है उसे हम महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट जो होता है एक ऐसा स्थल भाग है जो जल में डूबा हुआ है। फिर आता है महाद्वीपीय उत्थान, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और फिर आता है महासागरीय नीतल। महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, और फिर आता है नंबर 4 पर महासागरीय नीतल। तो ये जो पहला हमारा पॉइंट होता है जिसको हम महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्शन की जाती है। आप लोगों ने भारत का सबसे ज़्यादा एक तरह से कच्चा पेट्रोल या पेट्रोलियम पैदा करने वाला जो स्थान है उसका नाम सुना होगा, वो है बॉम्बे हाई। यानी कि बॉम्बे हाई मुंबई से, या मुंबई का जो स्थल का तट है उससे महाद्वीपीय मगन तट पर ही विस्थापित है। 100 से 200 जो अंदर की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पर पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, मतलब प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, देन नेचुरल गैस है, देन मैग्नाइज, फॉस्फेट, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, आयरन, पेबल्स और सैंड और कोल, यानी कि ये सभी वो एक तरह से मिनरल्स हैं, एक तरह से खनिज हैं जो कि महासागरों में मिलते हैं। बेसिकली ये महासागरों में नहीं, महाद्वीपीय मगन तट के आसपास ही पाए जाते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के दूसरे संवर्धित रूप होते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो कच्चा तेल होता है। कच्चे तेल को रिफाइनरीज के अंदर डालकर वहाँ पर उसे मतलब वो प्रशंस्कृत किया जाता है, साफ़ किया जाता है और अलग अलग रूपों में निर्मित किया जाता है। डीजल, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, यानी जिसको आप लोग पेट्रोलियम डीजल, केरोसिन ऑयल या ग्लिसरीन इत्यादि आप लोग जिनको बोलते हैं, तारकोल, ये पेट्रोलियम से ही बनने वाले उत्पाद हैं, ठीक है। और उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम वाले क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है। फिर है मैग्नीशियम या मैग्नाइज, फॉस्फेट, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, आयरन, पेबल्स, यानी कि बजरी। कई बार आप लोग देखते हैं बहुत चिकने पत्थर जो हैं वो हमारे को बाज़ार में मिलते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं महासागरीय तली से ही अंदर की तरफ आते हैं। देन सैंड यानी रेत, कोल यानी कि कोयला। देन उसके बाद आता है हमारा अगला जो अगली पॉइंट है वो क्या है?
rather than petroleum and natural gas. All minerals dump into oceans from land area through rivers. सिर्फ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को अगर हम छोड़ दें तो मैग्नीशियम, मैग्नाइज और या फिर फॉस्फेट, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, आयरन, पेबल, सैंड, कोल भी बेसिकली जो है वो ऑलरेडी डंप्ड है। तो ये सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सारे रिसोर्सेज लैंड से ही ओशंस की तरफ भेजे गए हैं। लैंड से ओशंस की तरफ भेजे गए हैं, जिसका मेन कारण क्या हुआ कि मुख्य तौर पर ये कारक ही हैं जिनकी वजह से हमें वो सब चीज़ें पृथ्वी से ही वहाँ पर सागरों महासागरों में जाती हुई प्रतीत होती हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन दिस स्लाइड। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारा इसी का ही कंटिन्यू। तो इस टॉपिक में देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, अगर हम मूल्य के आधार को देखें, मूल्य पर आधारित होकर देखें, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर मोर वैल्यूएबल देन द अदर। मैंने अभी आपको बताया कि जो दूसरे संसाधन हैं, उन संसाधनों को पृथ्वी से ही नदियां जो हैं सागरों, महासागरों, खाड़ियों में डंप करती हैं, राइट। परंतु अगर प्राइस के बेसिस पे देखें तो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये दोनों संसाधन जो हैं बाकी सभी संसाधनों से ज़्यादा प्राइस मतलब धारण करते हैं, बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं, राइट। आगे हैं दीज टू मेजर मिनरल्स फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखिए यहाँ स्लोप जो है वो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर हम लैंड से ओशंस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आती हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मगन तट, फिर आता है महाद्वीपीय ढाल, फिर आता है महाद्वीपीय उत्थान और फिर आता है महासागरीय नीतल, राइट। तो ये जो तीनों भाग हैं, पहले ये तीनों भाग महाद्वीप के भाग होते हैं। ये जल में डूब गए हैं किन कारणों से? या तो जल स्तर में बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है, यानी कि पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है, तब वो डूब जाएंगे, या फिर जो स्थल भाग है वो एक तरह से डूब जाते हैं महासागरों के अंदर। इन दोनों के ही उत्थान या एक तरह से पतन का मुख्य कारण होता है हमारे भूमि के अंदर होने वाली हलचलें, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे मिनरल्स थे, लेकिन महासागरों के जल में डूब जाने की वजह से अब हमें जलों से यानी जल से हमें ये प्राप्त करना पड़ता है। तो मैंने जस्ट अभी आपको जो बताया था वो बहुत ईजी सा है, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मोर वैल्यूएबल देन टू मेजर मिनरल्स फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि दोनों ही मेजर रिसोर्सेज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें कहाँ से मिलती हैं? महाद्वीपीय मगन तट से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, ठीक है। आते हैं मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज ऑफ ऑयल आर मिडल ईस्ट, यानी कि जो पेट्रोलियम है वो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज। मिडल ईस्ट यानी जो हमारे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, बहरीन, ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा तेल के कुएं पाए जाते हैं। सीरिया इत्यादि का जो आप लोग युद्ध देखते हैं, अमेरिका का वहाँ पे इन्फ्लुएंस देखते हैं, ये सारे के सारे क्या है? पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्री को कंट्रोल करने के लिए हैं। ईरान और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट आप लोग हमेशा देखते हैं। ये सब चीज़ें मोर पावरफुल होने के लिए हैं। और ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि ये कंट्रीज़ जिनका मैंने नाम लिया है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ठीक है, बहरीन, सीरिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। यूएई इन इतनी अमीर हैं कि आप लोगों ने इनकी वीडियोस अब उन यूट्यूब पे देखी होगी, दे विल वियर मोर एंड मोर गोल्ड, इनकी लग्जूरियस लाइफ, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ की जो पुलिस फोर्स हैं वो भी फरारी, लैम्बोर्गिनी, रॉयल रोल्स या फिर आप रेंज रोवर्स में अंदर देखते हैं। और हमारे यहाँ पे अमूमन जो है उनको बहुत अच्छी गाड़ियाँ अब मिलनी शुरू हुई हैं, पहले उनके पास बेसिकली जीप हुआ करती थी। क्योंकि यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑलरेडी स्टोर भी है, ठीक है। इतना स्टोर होने के बावजूद, इतनी प्रोडक्शन होने के बावजूद वहाँ पर पैसा बहुत है, क्योंकि बाहर की कंट्री की बेसिक नीड जो है पेट्रोलियम ही है, राइट। सो मिडल ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होती हैं। इन्हें ओपेक बोला जाता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है, ठीक है। इनका ओपेक के अंदर मिडल ईस्ट कंट्रीज सबसे ज़्यादा हैं। देन यूएसए के अंदर अपना भी ऑयल प्रोड्यूसिंग जो एक एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। देन वेनेजुएला, नॉर्वे, ब्रिटेन। हाँ, इसके साथ साथ आप रशिया भी ज़रूर ऐड कर लीजिए, क्योंकि रशिया के अंदर भी ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो विश्व में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन भले ही आज वो उनका प्रोडक्शन कम करता हो, लेकिन उसने अपने जितने भी रिजर्व हैं वो विश्व आने वाले भविष्य के लिए संभाल कर रखे हुए हैं।
ऐसे ही इंडिया में मुंबई हाई मैंने जस्ट अभी आपको बताया विच इज सिचुएटेड इन 167 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अरेबियन सी कोस्ट लाइन, यानी कि अगर हम मुंबई के तटवर्ती क्षेत्र को देखें जहाँ से धरती खत्म होके जल शुरू होता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि महाद्वीपीय मगन तट जो है वो काफ़ी अंदर तक विस्तृत होता है। और जो मुंबई हाई है वो ऑलरेडी सिचुएटेड है कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, यानी महाद्वीपीय मगन तट। और वो महाद्वीपीय मगन तट जहाँ से वो तेल निकाला जाता है उस स्थल भाग से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये हमारा अगर लैंड है तो ये हमारा ओशन है, तो यहाँ ओशन से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 167 किलोमीटर। वो एरिया जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मुंबई के अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, द कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा इज़ फुल ऑफ नेचुरल गैस रिसोर्सेज। ये ठीक है, कौन कौन से, कृष्णा गोदावरी यानी कि हमारी बंगाल की खाड़ी, फिर आता है कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, वो भी बंगाल की खाड़ी की तरफ हैं, जो कि नेचुरल गैस से पर्याप्त मात्रा में लबालब हैं, भरे हुए हैं। हाँ, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो कंट्री कह रहा हूँ सॉरी, ऑयल प्रोड्यूसिंग अगर स्टेट करें तो असम का जो डिब्रूगढ़ एरिया है वहाँ पर भी ऑयल के कुछ एक अवशेष जो हैं वो पाए जाते हैं, या वहाँ से भी ऑयल जो है वो इंडिया को प्राप्त होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्लाइड। ठीक है, आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा। वी आर डिस्कस बेसिकली ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के विश्व में वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोड्यूस तो होते ही होते हैं लेकिन उनका मेजर जो रिसोर्स है वो ओशन ही है, ये आपको समझना है, राइट। अब आते हैं ओशंस हैं जो एनर्जी रिसोर्सेज, यानी महासागरों का एनर्जी के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। सो मैंने आप लोगों को 2-3 एनर्जी के फॉर्म बताए थे कि बेसिकली टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये 2 प्रकार की ऊर्जा जो महासागरों से पृथ्वी को प्राप्त होती है। मैंने इसके साथ साथ आपको बताई थी विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, वो भी कहीं ना कहीं महासागरों के तटवर्ती क्षेत्रों पर ही ज़्यादा कार्यगर होती है। तो आते हैं टाइडल एनर्जी। मैंने आप लोगों को ज्वार भाटा के बारे में बताया है। ज्वार भाटा क्या होता है, चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के किसी स्थान के जल स्तर में जब बढ़ोतरी होती है, यानी जब कभी भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र पृथ्वी का है, इस क्षेत्र पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का प्रभाव होता है। यानी यहाँ पर जो जल है उसे ये दोनों जो एक तरह से टेरेस्ट्रियल बॉडी हैं, हमारी जो अंतरिक्ष की जो एक तरह से शक्तियाँ हैं, ये क्या करती हैं, पृथ्वी के उस क्षेत्र जो क्षेत्र इन दोनों के सामने पड़ता है वहाँ पर आकर्षण शक्ति लगाते हैं। और अब इन दोनों की आकर्षण शक्ति के कारण इस क्षेत्र में जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, यानी वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो जल स्तर का बढ़ना ज्वार कहलाता है। और जिस स्थान से जल खींचकर यहाँ पर आता है उस स्थान पर जल स्तर में कमी हो जाती है, उसे हम भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा तो आपने समझ लिया। ज्वार भाटा मैंने आपको बताया जल स्तर में बढ़ोतरी होना या जल स्तर में कमी होना किसके कारण, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। बच्चों ये दोनों मिलकर भी फोर्स लगा सकते हैं और ये अलग अलग भी फोर्स लगाते हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है पृथ्वी के नज़दीक अगर हम देखें तो चंद्रमा ज़्यादा नज़दीक है, सूर्य थोड़ा दूर है। तो चंद्रमा के नज़दीकी के कारण ज्वार भाटा के अंदर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है वो ज़्यादा है। यानी सूर्य कितना पावरफुल है, चंद्रमा फिर भी हम शांत महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है ज्वार भाटा में। ठीक है, जब ये तीनों एक सीध में आते हैं इस स्थिति को सिजगी बोला जाता है। सिजगी आप लिख लीजिए। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में हो और सूर्य चंद्रमा एक साथ पृथ्वी के एक भाग पर ज़्यादा आकर्षण क्रिएट करें, जिसकी वजह से उस स्तर पर सबसे बड़े ज्वार आए, उसे हम सिजगी की पोजीशन कहते हैं। ठीक है, दीर्घ ज्वार इन्हें बोला जाता है, जहां पर जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़, अब जल स्तर बढ़ गया, सपोज वाटर लेवल पहले यहाँ था फिर यहाँ हो गया, बढ़ता चला गया, तो जब ये जल स्तर ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है तो ऊपर की तरफ आने वाले जल को इसके बैक साइड में बनाए हुए रिजर्व्स में सेव कर लिया जाता है। ठीक है, अब जब जल स्तर ऊपर की तरफ बढ़ गया, यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ गया, तो यहाँ पर जनरेटर्स लगाए जाते हैं और इस वाटर को टरबाइंस पर डाला जाता है, जिससे जनरेटर चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब भाटा आता है तब जल स्तर निकल आता है, यानी वहाँ से चला जाता है, जल स्तर में गिरावट देखने को मिलती है।
ऐसे ही जियोथर्मल एनर्जी होती है। मैंने आप लोगों को बेसिकली शायद नहीं बताया, बट आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी का जो इंटीरियर है, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसके अंदर एक खास किस्म, दो खास गुण होते हैं बेसिकली। एक तो है ये, एक है वहाँ का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, वृद्धि देखने को मिलती है। कैसे, ये आप नोट कर लीजिएगा कि जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से आंतरिक भागों में जाते हैं, 32 मीटर की डेप्थ में जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ये फैक्ट है, आप ही नोट कर लें। 32 मीटर की गहराई पर जाते ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और पृथ्वी की जो गहराई है वो पृथ्वी की क्रस्ट से 6360, ठीक है, 3360 66 किलोमीटर के आसपास है। 32 मीटर एक तरफ, 6000 किलोमीटर एक तरफ। तो इस आधार पर अगर हम टेम्परेचर का इंक्रीमेंट देखें, टेम्परेचर में वृद्धि देखें, तो इसका मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहाँ का टेम्परेचर 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि 32 मीटर की गहराई पर तापमान के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की जो दर है ये 100 किलोमीटर तक तो बनी रहती है। उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ता ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे। 32 मीटर पर नहीं, फिर 100 मीटर पर, फिर 200 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बढ़ना जो है वो चलता रहता है। इस आधार पर 6000 किलोमीटर की गहराई पर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पृथ्वी के इंटीरियर का पाया जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें तो आप जनरली बेसिकली जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भागों से गर्म हवाएं निकलती हैं, गीज़र निकलते हैं, यानी कि पानी के झरने। कई बार ज्वालामुखी फटते हैं, कई बार ज्वालामुखी क्षेत्रों पर लावा बाहर ना निकल कर गैसों के रूप में बाहर आता है, कई बार फुहारे फूटते हैं। तो ये जियोथर्मल एनर्जी का जो सोर्स है। हम क्या करते हैं, जिन स्थानों पर इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं वहाँ पर अलग तरीके से एनर्जीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाते हैं, और जियोथर्मल यानी पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है उसका उपयोग किया जाता है एनर्जी के रूप में। आपने मणिकर्ण का कभी दौरा किया हो, या आप कभी वहाँ मणिकर्ण घूमने गए हो। मणिकर्ण जी साहिब जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर काफ़ी फेमस है, आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ पर आप लोगों को कई बार ये देखने को मिला होगा, सुना भी होगा कि वहाँ पर गर्म पानी जो है वो धरती से गर्म पानी निकल रहा है, और उसी गर्म पानी के अंदर चावल उबाल लिए जाते हैं या दूसरे जो काम है वो कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो घाटी के अंदर है। घाटी के अंदर है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। बर्फबारी मणिकर्ण के अंदर अमूमन देखने को मिल सकती है। उसके बावजूद भी जियोथर्मल जो एनर्जी है उसकी वजह से वहाँ पर गर्म पानी का चश्मा जो है वो निरंतर चलता रहता है। आपने गर्म पानी का चश्मा ज़रूर सुना होगा, गुड़गांव में एक सोहना करके प्लेस है, वहाँ पर भी गर्म पानी का चश्मा देखने को मिलता है। कई बार एक मिथ होता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, कई बार इसके अंदर दूसरे केमिकल्स होते हैं जो कि गर्म पानी को करते हैं। उसकी वजह से हम यदि उसमें स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो हमारे शरीर के जो चर्म रोग हैं कई बार वो भी दूर हो जाते हैं। इस तरह की भी जो संकल्पनाएं हैं, एक तरह से विचार हैं, ये हमारे समाज में व्याप्त हैं। और गुड़गांव में जो सोहना एक तरह से हॉट वाटर गीज़र है, वहाँ पर भी इस प्रकार के कई पर्सन्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी। फर्स्ट, टाइडल एनर्जी फॉलो एज द प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर यहाँ पर इस तरह की प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े जो ज्वार हैं वो आते हैं फंडी की खाड़ी में। कहाँ पर आते हैं? फंडी में जो कि कनाडा में है, ठीक है। ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जापान, ये जो है मुख्य तौर पर टाइडल एनर्जी के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। अगर हम भारत की बात करें तो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये वो दोनों खाड़ियाँ हैं जहाँ पर विश्व के या भारत के सबसे ज़्यादा ज्वार या भाटा जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे बड़े ज्वार, और खंबात और कच्छ की खाड़ी में सबसे बड़े भारत में ज्वार देखने को मिलते हैं। देन वेव एनर्जी एंड देन जियोथर्मल एनर्जी। वेव एनर्जी क्या होती है? वेव एनर्जी जब बहुत सारे तीव्र एनर्जी गति के साथ हमारी जलधाराएं यानी समुद्र तरंगें लैंड पर अटैक करती हैं, तो इनके स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट या प्लांट्स लगे होते हैं जो कि इस हिट का, इस गति का, इस टकराहट का यूज़ करते हैं एनर्जी के प्रोडक्शंस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन दिस स्लाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओशंस, ओशन रिसोर्सेज और ओशन रिसोर्सेज यूसेजेस
एज हमने देखे कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट, देन फूड्स में देखा हमने फिशरीज, वी आर ऑलरेडी डिस्कस द 4 मेजर रीजन्स ऑफ फिशरीज या मेजर फिशरीज इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनरल्स में हमने देखा कि पेट्रोलियम के अलावा नेचुरल गैस, फिर मैग्नीशियम, गोल्ड, पेबल्स, डायमंड्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी मिनरल्स के रूप में, इनके प्रोडक्शंस के बारे में देखी। एंड देन हमने देखा कि ओशन का जो रिसोर्सेज है, दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी यूजफुल फॉर एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी हम बेसिकली डिस्कस में लेकर आए। वो था हमारा टाइडल फोर्स यानी कि ज्वार भाटा से बनने वाली एनर्जी, उनके मेजर रीजंस जैसे कि फंडी बे ऑफ द वर्ल्ड्स, जहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा ज्वार आते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। और इसी तरीके से हमने देखा कि भारत के अंदर भी खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के अंदर ज्वार भाटा से बनने वाली ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण है। देन फिर हमने देखी वेव्स एनर्जी के बाद जियोथर्मल एनर्जी। दिस काइंड ऑफ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फॉर EVS, for general discussion, for competitive exam, as well as for the syllabus of BA 4 semester human geography topic। ठीक है, सो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही। कल इसी का टॉपिक का जो फर्दर कंटेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, और वो भी इतना ही ईजी है, आपको ज़्यादा खास परेशानी इस तरह के टॉपिक में नहीं होंगी। आप लोगों को बस सिर्फ इतना समझना है कि जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं आप उनको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझें, उसे यूज़ करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। अभी हमारा ये जो टॉपिक है ओशन रिसोर्सेज का, दिस इज़ नॉट एंड येट। इसके अलावा भी महासागरों का परिवहन और व्यापार में उपयोग हम देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्ग जो आप लोगों के लिए काफ़ी नए होंगे, कुछ एक नाम आपने सुने होंगे, पनामा, स्वेज, ये जो एक तरह से कैनाल रूट्स होते हैं या ओशन रूट्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेड इन्हीं तरह से या इन्हीं मार्गों के थ्रू किया जाता है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन आप लोग अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास यहाँ पर, और उन सभी के पास मेरे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी हैं। तो अगर कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, देन आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले आप लोगों के उन क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट द अनदर टॉपिक विच इज़ ओशन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।